ब्रेकफास्ट में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर लौट रहे चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए, फायरिंग करती गई। हमले में चंद्रनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:10 पर चंद्रनाथ की गाड़ी हाईवे से घर की ओर मुड़ी थी, लेकिन घर से महज 200 मीटर पहले बाइक और कार सवार हमलावरों ने रास्ता रोक लिया। इसके बाद करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। गोलियां सीधे चंद्रनाथ को निशाना बनाकर चलाई गई। रात 10:40 पर अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो घटना के बाद अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। बीजेपी ने इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए हत्याकांड की निंदा की है और सभी राजनीतिक हत्याओं की सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक उसका जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। कि पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। पिछले 2 महीना तक, 1.5 महीना तक चंद्रोदा जो काम किया और नंदीग्राम में और भवानीपुर में, और पराजित होने के बाद ये शासक दल का आक्रोश वो मिटाने के लिए ये हत्या किया। और टारगेट मर्डर, गाड़ी रुकने के बाद एक गोली मिस भी नहीं हुआ। ये परिकल्पित मर्डर, प्लानेड मर्डर। इसके बाद जो तदंत होगा, शुभेंदु अधिकारी छाड़ने वाला आदमी नहीं। वो 2-3 बार वो सीएम को डिफीट किया। इसीलिए जो होगा अकॉर्डिंग लॉ वही होगा। तो उधर पुलिस ने इस मामले की जांच को तेज कर दिया। जिस सिल्वर रंग की कार से चंद्रनाथ की गाड़ी को रोका गया था उसे बरामद कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पानी की बोतलें और कुछ कपड़े मिले हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन सामानों पर मिले फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल आरोपियों तक पहुंचाने में बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज हलचल तेज रहने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से होगी। इस बैठक को राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात, विपक्षी एकता और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ऐसे समय में जब देश की राजनीति में विपक्ष लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अखिलेश और ममता की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद सम्राट चौधरी अपनी नई टीम को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। इस मेगा राजनीतिक आयोजन में 27 से 30 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। खास बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने कोटे से नाम लगभग तय कर दिए हैं। सत्ता के इस नए समीकरण में कई बड़े चेहरों को जगह मिलने जा रही है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। इस दौरान राजधानी पटना को पूरी तरह सजाया गया है। पीएम के स्वागत के लिए 16 अलग अलग स्थानों पर मंच तैयार किए गए हैं। रोड शो एयरपोर्ट से होर्डिंग रोड, बीजेपी कार्यालय, इनकम टैक्स गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर होते हुए गांधी मैदान तक जाएगा। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। उन्होंने जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, एनडीए के अन्य नेताओं के साथ लंबी बैठक कर मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई। इसके बाद संभावित मंत्रियों को फोन जाने शुरू हो गए। बीजेपी कोटे से दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, प्रमोद चंद्रवंशी और संजय टाइगर से नेताओं के नाम सामने आए हैं। जबकि जेडीयू कोटे से सबसे अधिक चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। उनके अलावा श्रवण कुमार, मदन साहनी, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, बुलो मंडल जैसे नेताओं को भी सम्राट सरकार में जगह मिल सकती है। तय फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी से 13, जेडीयू से 11, लोजपा रामविलास से 2 और हम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ लेंगे। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में आज का दिन बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन, सामाजिक समीकरण और 2029 की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। हाँ, मंत्रिमंडल का आज ही गांधी मैदान में विस्तार हो रहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी समेत एनडीए के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी समेत जितने भी बिहार के एनडीए के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग आज मंच पर रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सड़क के माध्यम से एयरपोर्ट से गांधी मैदान आएंगे। इतने लोकप्रिय हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आम जनता उनको देखने के लिए सड़क पर आतुर रहती है। लोग पुष्प वर्षा करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। पूरे बिहार के स्वस्फूर्त लोग गांधी मैदान आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां यमुना नदी में एक नाव हादसे का शिकार हो गई। बता दें, 9 लोगों को लेकर जा रही नाव अचानक नदी में डूब गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। डीएम अभिषेक गोयल के मुताबिक हादसे के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बाढ़ राहत टीमों को मौके पर बुलाया गया। जांच पड़ताल फिलहाल हादसे की जा रही है। पुलिस यहाँ पर पहुंची सबसे पहले, गांव वाले भी बाद में थोड़े पहुंचे थे। जब हमें पता चला सबसे पहले टीम्स आई थी यहाँ पर, उसमें ये बताया गया कि 9 लोग सवार थे बोट में। जब पलटी तो उसके बाद 3 लोग को रेस्क्यू किया गया। 6 लोग अभी हमें नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी इन सब टीम्स को बुलाया है। अभी एसडीआरएफ आई थिंक पहुँच चुकी है
बाकी 2 टीम्स भी आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है। जो ये बताया गया कि ये जो लोग थे इसमें से 2 घाटमपुर के थे, 7 लोग कोटुपुर इसी गांव के थे, कोटुपुर पटिया के, और ये सभी लोग दूसरी तरफ घाटमपुर की तरफ तरबूज और खरबूजे की खेती करते थे और वहीं से ये लोग आ रहे थे। रोज़ का इनका आना जाना रहता है। आज थोड़ी लेट हो गई और जो नाविक है जो बच भी गए हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि बोट पलटी नहीं थी और बोट अपने आप पानी के अंदर चली गई थी। तो कुछ लोगों को तैराकी आती थी, वो लोग बाहर आ गए हैं। बाकी जो 6 लोग हैं उनकी हम तलाश अभी कर रहे हैं। अभी भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, सभी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ टीम्स और आ रही हैं और हम रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चलाएंगे। सर, जो ये डूबे थे क्या एक ही परिवार के सदस्य थे, क्या रिश्तेदार थे यहाँ पर या बच्चे? हाँ, जो हमें बताया एक ही परिवार के थे, कुछ रिश्तेदार थे और यहाँ पर क्योंकि इनके घर में ही कल कोई शादी भी है, तो जिसकी आज भी गांव में कोई एक शादी थी, जिसके कारण गांव वाले भी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाए, कुछ शोर वगैरह हो रहा था और ये सभी लोग एक ही परिवार के लोग हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और उस नाव में कुल 9 लोग सवार कर रहे थे। उसमें 3 लोग सुरक्षित तैरकर आ गए हैं और 6 लोग लगभग लापता हैं। 6 लोग में एक महिला है और बाकी सब 5 बच्चे हैं। इसमें बच्चे की उम्र लगभग 5 से 15 साल के बीच में है और शादी में कुछ रिश्तेदार लोग भी आए हुए थे। नदी का उस पार का 2 गांव है, वो एक घाटमपुर में है और जो कानपुर नगर में आता है, दूसरा कानपुर देहात का भी पड़ता है। तो जो 6 लोग लापता उसमें 2 लोग घाटमपुर के हैं। हालांकि बाकी सभी लोग हमीरपुर जनपद का कोतुपुर गांव के ही हैं और अधिकतम लोग जो शादी कार्यक्रम में आए हुए थे और उसमें शाम के समय में जो रेगुलर जाते थे इस नदी का उस पार यूजुअली नाव में जाके आते थे, उन्हीं लोग उसमें जो हादसा में अभी लापता है। एसडीआरएफ और हमारा जो फ्लड कंपनी पीएसी का जवान लोग अभी घटनास्थल पे मौजूद हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहाँ मौजूद है और मैं भी वहाँ पे पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशंस को एक बार देख कर आ गया हूँ। अभी हम कोशिश में हैं, अब सुबह तक अब और स्थिति अवगत करा पाएंगे। वहीं हमीरपुर में यमुना नदी में नाव हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान को तेज कर दिया गया। घटना को लेकर भाजपा विधायक मनोज प्रजापति ने बताया कि नाव हादसे में अब तक 6 लोग लापता हैं, जिनमें 5 बच्चे, एक महिला शामिल है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी जल्द मौके पर पहुंचने वाली है। प्रशासन और स्थानीय अधिकारी जो है हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। नियम संगत कार्रवाई का भरोसा सरकार की ओर से दिया गया है। सुनते हैं मनोज प्रजापति ने क्या कुछ कहा। कोतुपुर मजरा है, यहाँ यमुना नदी प्रभावित है। यहाँ पर एक नाव पलट गई है जिसमें 6 लोग अभी तक लापता हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, एक महिला है। 2 लोग अलग अलग गांव के हैं, 2 कोतुपुर के हैं, 2 घाटमपुर के हैं, 2 मनकी के बताए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 3 टीमें आकर के सर्च आउट करने का काम कर रही हैं और अभी एनडीआरएफ की टीम भी आने वाली है। सारे लोग मिलकर के इस दुख की घड़ी में सब लोग जो रेस्क्यू का काम है वो करने में लगे हैं और रेस्क्यू के पश्चात जो चीज़ें सामने आएंगी, हमारी सरकार से जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो नियम संगत हैं, उनको वो कराने का काम करेंगे, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को हम माननीय मुख्यमंत्री से बताने वाले। करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को बधाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। सीएम योगी ने सेना को बधाई दी है। ये ऑपरेशन नए भारत के साहस का प्रतीक है, आत्मविश्वास, निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद जो है
भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके 1 साल पूरे हो गए। 7 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन नए भारत का प्रतीक है, आत्मविश्वास, निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को बधाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे होने पर सीएम ने बधाई दी है। 145 करोड़ भारतवासियों की एकजुटता, आदम इच्छा शक्ति को लेकर जो है पीएम ने बात कही है और भारतीय सेना को बधाई दी है। आत्मविश्वास, निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा होने पर बधाई दी है। योगी सरकार का मिशन रोजगार, सीएम योगी आज देंगे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों को देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र। यूपीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। यूपी SSSC से चयनित अभ्यर्थियों को सीएम की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 272 अनुदेशकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 9 सालों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आज लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार, सीएम योगी आज देंगे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यूपी SSSC से चयनित अभ्यर्थियों को सीएम की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 272 अनुदेशकों को सीएम की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 9 सालों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आज लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के, जहां पर कोटा में एक सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। इनमें से 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मामले पर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आरपी मीणा ने कहा कि ऐसी घटना पहले कभी सामने नहीं आई है। जैसे ही अस्पताल प्रशासन को महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली, तुरंत संबंधित इंजेक्शन को हटाया गया। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर अन्य मरीजों को लगाए जा रहे वही इंजेक्शन को रोक दिए गए। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है। उनकी हालात पर लगातार जो नजर रखी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही। राजस्थान के कोटा में इंजेक्शन का असर देखने को मिला। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी गई। संदिग्ध इंजेक्शन तुरंत जो अस्पताल से हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा से खबर सामने आई है, जहां पर इंजेक्शन लगने के बाद 6 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बिगड़ी तबीयत से जो है हड़कंप मच गया। इनमें से 5 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। संदिग्ध इंजेक्शन को जो है सरकारी अस्पताल से हटाया जा रहा है। मामले पर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया है। आरपी मीणा ने कहा कि ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई है। जैसे अस्पताल प्रशासन को महिलाओं की तबीयत की जानकारी मिली, प्रशासन हरकत में आया और तुरंत संबंधित इंजेक्शन को मौके से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, सावधानी बरतते हुए अन्य मरीजों को लगाए जा रहे इंजेक्शन को भी मौके पर रोक दिया गया। हालांकि ये बताते चले कि सभी मरीजों का इलाज जारी है। उनकी हालत पर प्रशासन नजर रखे हुए है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और सभी के परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसे कारण है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि कल से 24 घंटे से हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि कारण क्या है।
और मल्टीपल लेवल पे पेशेंट भर्ती होता है, इंजेक्शन लगाते हैं, फ्लूइड भी लगाते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं, ऑपरेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी करते हैं। तो उसके बाद में पूरी टीम आपके एनेस्थीसिया है, सर्जन है, गायने वाले हैं, फिजिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट, हम पूरा प्रशासन उसमें अभी लगे हुए हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ को ढूंढें ताकि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। तो उसके लिए एक तहकीकात में जाने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी अपना काम कर रही है। साथ में जो पेशेंट 5 जो गंभीर हैं अभी नेफ्रोलॉजी वार्ड में, एसएसबी में, उसके लिए कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन है, सर्जन है और गायनेकोलॉजिस्ट सर, एनेस्थीसिया की पूरी टीम बना कर के उनको कि भाई जल्दी से जल्दी उनको रिकवरी करें कई ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो ऐसी घटनाएं कभी पहले यहाँ कोटा में हुई नहीं, लेकिन हुई तो किस लेवल पर ये उसके लिए हम जांच करवा रहे हैं। जांच कराने के बाद ही पता लगेगा, उसके बाद उस पॉइंट पर ध्यान दिया जाए कि आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की खबर की। यूपी और बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर कुछ राज्यों में तेज धूप और गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को भी कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और बदलती हवाओं के कारण कई राज्यों में गुरुवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। भारत के राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसका असर आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी दिखेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बादल झमाझम बरस रहे थे। इससे मौसम सुहावना हो गया था। फिर से गर्मी ने यू टर्न ले लिया था। गुरुवार को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा सहित कई शहरों में तेज धूप निकलेगी। धूप निकलने से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्वांचल के इलाकों में करीब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यूपी के 1-2 जिलों को छोड़कर 7 मई को अन्य जिलों में बारिश नहीं होगी। आसमान साफ रहेगा।